मंजिल को मुझे पाना है, अभी चलने का इरादा किया है। मंजिल को मुझे पाना है, अभी चलने का इरादा किया है, और नहीं मानूंगा मैं हार कभी, खुद से ये वादा किया है। स्वागत है बच्चों आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ एक अमेजिंग सा सेशन जो कि होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। और सीक्वेंस से बात करें तो ये 6 लेक्चर है जिसमें कि आज हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने थॉमसन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़े थे। देन उनकी जो लिमिटेशंस से रिलेटेड थ्योरी थी मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वो कवर की थी। ठीक, उसके बाद फिर उसमें लिमिटेशंस में था, मैक्सवेल की थ्योरी की भी लिमिटेशंस थी, उनको कवर किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, लाइन स्पेक्ट्रा, है ना, स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। अब नेक्स्ट जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। कुछ कुछ बातें तो इन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से ही ली थी, जैसे कि क्या, कुछ कुछ बातें जो इन्होंने रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल से पिक करी थी, जैसे कि सर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, बट अब इन्होंने जिन जगह पे, है ना, फिक्स एनर्जी की ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, ये तो बता दिया था रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेनेटरी, जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। बट अब बोहर ने ये भी बता दिया कि जिन जगह वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व, उस जगह की एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट, जिसको उन्होंने एनर्जी लेवल, है ना, ऑर्बिट्स या फिर शेल बोला था। ठीक, तो पहला अगर मैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट के बारे में बात करूं, ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना आप क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट सर आप बता रहे हो कि इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड, इन पाथ ऑफ फिक्स एनर्जी, और उस पाथ की एनर्जी क्या रहती है, फिक्स, कॉल्ड एज, जिसको कहा किया जाता है, कॉल्ड एज शेल ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल, है ना, उसको क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल। इन नामों से जाना जाता है किसको, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है सर, आगे बात समझ में। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जब भी रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं आएगा, जैसा कि मैक्सवेल थ्योरी कहती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो एनर्जी को क्या करता है, एमिट करता है रेडिएशंस की फॉर्म में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। ठीक, उन्होंने कहा कि अगर वो जिस भी जगह वो रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक, इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी, लूज कब करेगा, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर वन। जब भी हायर एनर्जी से वो लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल में आएगा तब क्या करेगा वो, तब एनर्जी को लॉस करेगा। और फिर गेन कब करेगा, जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। ऑब्वियस है यार, लोअर एनर्जी से अगर उसे हायर एनर्जी में जाना है तो कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एंड वाइसा वर्सा, है ना, वाइसे वर्से का मतलब आप समझ ही जाओगे, समझदार लोग हो आप। ठीक, एंड वाइसे वर्सा मतलब एनर्जी गेन करेगा जब हाइयर एनर्जी लेवल में जाएगा। और बात बताई थी क्या सर कुछ, हाँ, ये तो अपनी बेसिक बात हो गई, सर्कुलर मोशन करता है, जिस पाथ में मूव करता है उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी गेन करेगा अगर हाइयर एनर्जी लेवल में जाना है, एनर्जी लॉस करेगा अगर लोअर एनर्जी लेवल में जाना है। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। अब फिक्स रहता है, वहां से इधर उधर डेविएट भी नहीं होता है, तो उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस्ड बाय, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कौन करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, उसी जगह पे फिक्स है वो, तो उसको बैलेंस कौन करके रखता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम न्यूक्लियस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके सर्कुलर मोशन की वजह से लग रही है, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट, और एक दूसरे को क्या रखते हैं, बैलेंस। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखूं तो वो कुछ ये होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिजिक्स में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे भी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप ऑलरेडी शायद 9th-10th के फिजिक्स में पढ़ के आए होगे, mv स्क्वायर अपॉन आर, है ना। क्या फॉर्मूला होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर। अब Q1 Q2 क्या है यार, वो कहाँ से लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसी एक इलेक्ट्रॉन पे और आपके न्यूक्लियस की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं ना, Q1 जो है वो होगा चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर सर जितने प्रोटॉन्स हैं उनका चार्ज है, न्यूट्रॉन्स है ना, न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन का चार्ज है। सपोज करो एटॉमिक नंबर z है, ठीक, तो प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे, z, एक प्रोटॉन का चार्ज e, तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना आ जाएगा, z ही आ जाएगा। फिर अगर मैं Q2 की बात करूं तो Q2 क्या है, Q2 है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या होता है, E रहता है, नेगेटिव चार्ज है ना। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में लिखना चाहो नेगेटिव में लिख लो, देखो के ZE और ये वाला E अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है mv स्क्वायर अपॉन आर। अब इसको आप थोड़ा रीअरेंज कर लो, है ना। कैसे करें सर रीअरेंज, भाई जो कैंसिल हो रहे हैं टर्म्स उनको कैंसिल कर लो। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये आ रहा है सर के ZE स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर, यही तो आ रहा है। ठीक है सर, ये आ गया बात समझ में, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इस रिलेशन को, आगे इनका यूज होगा डेरिवेशन में, ठीक है। इतनी कहानी आप नोट करो, पॉस्टुलेट्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, है ना, नोट करो, फिर बताता हूँ मैं आगे पॉस्टुलेट्स। ठीक है सर, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं यार, ये ठीक, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आपका, तो ये जो लग रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है बाहर की तरफ को, और यहाँ जो लग रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दोनों बैलेंस रहती हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है, अपनी फिक्स्ड एनर्जी के पाथ में। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। दूसरी बात, और जो बात बताई गई वो ये थी, पोस्टुलेट्स को ही कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, और ये कहा गया इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन ओनली दोज शेल्स whose एंगुलर मोमेंटम, भाई कोई चीज अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, और अगर मतलब नॉर्मल मोशन करती है ना, तो लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। दो शेल्स whose एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब इंटीजर वैल्यू का मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, ठीक। मतलब इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर पार्ट्स में मूव करेगा जिनका की एंगुलर मोमेंटम क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो h अपॉन 2 पाई का। सर मैथमेटिकली बताओ, तो आप मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। सर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, है ना, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr, और इंटीजर मान लेते हैं कोई भी n, मल्टीपल h अपॉन 2 पाई का। तो ये पॉस्टुलेट, ये मैथमेटिकल रिलेशन हमें देता है क्या, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये किसके लिए है, ये है आपकी एंगुलर मोमेंटम के लिए, ठीक। ये बात समझ आ गई सर, है ना। तो ये बातें थी जो बोहर ने बताई थी, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा फिक्स एनर्जी की ऑर्बिट्स में, ठीक, जो एनर्जी लॉस करेगा तो नीचे वाली एनर्जी लेवल में आ जाएगा, लोअर में, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो हाइयर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। दूसरी बात कि जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों बैलेंस हैं, इसलिए वो अपने उसी पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। तीसरी बात जो है कि वो जिस भी लेवल या शेल में घूमेगा उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक। तो इन चीजों को आप ध्यान रखना, ठीक है।
चलो फिर हम आगे मूव करते हैं। ये सारे क्या बता दिए मैंने आपको, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स बता दिए हैं, ठीक है। इनका यूज होगा आगे, तो इनका ध्यान रखना आप। चलो फिर आगे मूव करते हैं। पीछे क्या प्रूव करके आए थे आप? पीछे सर हम ये प्रूव करके आए थे कि ZE² अपॉन R² इक्वल टू MV² अपॉन R, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशंस आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये पहले वाला पोस्टुलेट से आ रखा है और ये अभी आपने अभी यूज किया है। चलो फिर हम, है ना, इसको इक्वेट भी करना होगा तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और हमें क्या पढ़ना है। देखो अब जिन भी ऑर्बिट्स में या शेल्स में या एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उनकी रेडियस क्या होगी, ठीक। हेडिंग आई होप आपको क्लियरली विजिबल है, हाँ। तो अब हम बात कर रहे हैं बोहर्स रेडियस की, ठीक है, कि जिन भी शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी रेडियस कितनी होगी, ठीक है। डायरेक्ट भी फॉर्मूला है जो आपको यूज होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करोगे ना। मैं पहले फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, दिखा भी दूंगा कहाँ से आया है। रेडियस का जो फॉर्मूला है वो है 0.529 इंटू n² अपॉन z। रेडियस का फॉर्मूला क्या है? r इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू n² अपॉन z। ये रेडियस का फॉर्मूला है, जहाँ पे कि n क्या है सर? n जो है बच्चों शेल नंबर है जिसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व। और z क्या है? z है उस स्पीशी का एटॉमिक नंबर जिसके इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हो, ठीक। यूजुअली बात होगी मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की, बट मोनो इलेक्ट्रॉन तो किसी का भी हो सकता है सर, हाइड्रोजन का, हीलियम प्लस का, लिथियम 2+ का, इस तरीके से, ठीक है। ये फॉर्मूला आएगा। अभी आया कहाँ से है सर? है इसका कुछ अता पता है? तो हाँ भाई, वो जो दो आपने रिलेशंस लिखी थी, क्या देखो, एक तो ये MBR इक्वल टू NH अपॉन 2π, मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से आप V का फॉर्मूला निकालो तो कितना आ जाएगा, NH अपॉन 2πmR। एक जगह और से आ सकता है V का फॉर्मूला, वो कहाँ से आएगा सर? यहाँ से देखो, K Q1 Q2 अपॉन R² इक्वल टू MV² अपॉन R, ठीक। एक बार वेलोसिटी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है सर यहाँ से क्या, के Q1 Q2 क्यों लिख रहे हो? आपने तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी इनकी, हाँ। क्या लिख दी थी हमने? के ZE², ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है आपका, एम भी तो आएगा यहाँ से, M और R। बताओ, दोनों तरफ से V आ गया ना। अब इसका आप V² लिख लो। क्या लिख लो? V²। कितना आ जाएगा? n² h² अपॉन में क्या आ जाएगा, 4π² m² और R²। तो यहाँ से दोनों V² की वैल्यूज को आप क्या करा दो, इक्वेट, क्योंकि है तो दोनों वेलोसिटी का स्क्वायर। V क्या होती है? वेलोसिटी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। तो दोनों को जब आप इक्वेट कराते हो तो यहाँ से आता है n² h² और यहाँ से आ रहा है 4π² m² और R²। यहाँ से क्या आ रहा है सर? यहाँ से आ रखा है K ZE² अपॉन में M और R। सॉल्व कर लो अब इसको R के लिए, ठीक है। कोई चीजें सॉल्व हो रही हैं क्या? हाँ सर, एक M से ये M कैंसिल हो रहा है और R को आप करोगे तो ये R कैंसिल हो गया, R उधर भेज देंगे सर, और यहाँ क्या आ जाएगा, n² h² अपॉन में 4π² MKZE²। डायरेक्ट ये भी पूछा गया है कई बार कि रेडियस का क्या रिलेशन है ना। तो ये है n² Z² अपॉन में 4π² MKZE², ठीक। और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप तो ये लगा देना। यूनिट क्या रहेगी सर इसकी यूनिट रहती है एंगस्ट्रम, है ना। और एक एंगस्ट्रम का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको आप ध्यान रखना जब न्यूमेरिकल करना हो, काम इससे बन जाएगा। अब कोई है ना ऐसा बना दिया जिसने पेपर अकड़ू इंसान ने कह रहा नहीं रेडियस का एग्जैक्ट मुझे चाहिए एक्सप्रेशन, तो वो ये रहा। इसी में उन्होंने क्या करी होंगी, वैल्यूज पुट करी होंगी। देखो आप,
जो जो चीज़ों की आप वैल्यू पुट कर सकते हो कर लो। n तो ऐसे ही रहेगा, z भी ऐसे ही रहेगा। h क्या होता है सर? h यहाँ पे होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। h की वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू पुट करो। m क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। k क्या है? वो कांस्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला। e क्या है? चार्ज है। तो यहाँ से बाय पुटिंग वैल्यूज किन किन चीजों की, जिनकी भी हमें पता है सर, बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ नोन क्वांटिटीज, हमें क्या ऑब्टेन्ड होता है? वी गेट आर इक्वल टू, ये देखो इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो आप, एच स्क्वायर अपॉन में क्या है 4 पाई स्क्वायर एम। एम की वैल्यू पुट कर सकते हो, ये इन चीज़ों की वैल्यूज पुट कर सकते हो। और बच क्या रहा है? एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो इनकी जब वैल्यूज पुट करी गई तो वहीं से एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड हुआ क्या? 0.529 एन स्क्वायर अपॉन में क्या जेड। ठीक है, तो जो मैंने डायरेक्ट लिखा था ना उसका आपको प्रूफ भी दे दिया है। नोट करोगे बहुत अच्छी बात है, ताकि कभी भूल जाते हो तो डेराइव करने के लिए, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है ना एक्सप्रेशन, इसलिए। ठीक है सर, चलो फिर आगे की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है। सर रेडियस तो आ गई, ठीक है, वेलोसिटी की बात होगी अब। कितनी वेलोसिटी के साथ वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक, तो आपको हेडिंग क्या विजिबल है? कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है सर, वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट होगी? उन्हीं दो चीज़ों का यूज़ होना है लॉट पेयर के यार। किन का? वही जो आपने यूज़ करी थी कि जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ रखा था? आर स्क्वायर। ठीक, और इक्वेट आपने किसके साथ किया था? एम बी स्क्वायर अपॉन आर। और दूसरा रिलेशन क्या था सर? दूसरा था एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। था कि नहीं था बताओ? ये आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करके, और ये आया था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। इसी का यूज कर लेते हैं सर, है ना? इसका यूज देखो, इसका यूज कर लेने के लिए आपको v को एक तरफ रख लो और एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक, और क्या आ रखा है आपका? एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। आर की वैल्यू पुट कर दो, एन एच 2 पाई एम। अगर एग्जैक्ट एक्सप्रेशन चाहिए ना तो आर की वो वाली वैल्यू पुट करना जिसमें आपने सारे वो रखे थे टर्म्स, और वरना सिंपल आपको पता है आर की वैल्यू क्या आई थी? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से वेलोसिटी कितना आ रहा है देखो, यहाँ से सर जो वेलोसिटी ऑब्टेन्ड होगा वो होगा एन एच और क्या 2 पाई एम। ठीक है सर, 0.529। वही तो वही वही क्यों लिख रहा हो सर? दोबारा दोबारा इसको यहाँ से कैंसिल कर दो, एन और जेड को कहाँ ले आओ? ऊपर। ठीक, तो ऊपर क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा 0.529 एन। किन किन की वैल्यू पुट कर सकते हो आप? ये एन है, नहीं एन है क्या? एन को तो हटाओ, एन तो आपने कैंसिल कर दिया ना। एन यहाँ से क्या कर रखा है? कैंसिल कर रखा है। जेड की वैल्यू पुट कर सकते हैं सर, प्लैंक्स कांस्टेंट है एच की, जेड तो एटॉमिक नंबर होता है। और किसकी वैल्यू पुट कर सकते हो? पाई की। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 0.529 भी आपको पता ही है एक वैल्यू है। तो इसके अलावा क्या बच रहा है? जेड अपॉन एन। सारी वैल्यूज पुट करोगे ना बच्चों तो जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो आएगा 2.18 इंटू 10 की पावर, है ना, वेलोसिटी का है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। वेलोसिटी का फाइनल एक्सप्रेशन ये आएगा। z अपॉन एन को क्यों भूल रहे हो सर, है ना? z अपॉन एन को नहीं भूलना है, ठीक है, उसको भी ध्यान रखना है। ये रहा आपके सामने वेलोसिटी का फाइनल एक्सप्रेशन, और यूनिट क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड रहेगी। बताओ ये बात क्लियर है इतनी की नहीं? ग्राफिकली भी पूछ सकते हैं वेलोसिटी कैसे वेरी करती है ना, एन के साथ जेड के साथ। तो अगर जेड के साथ पूछा जाएगा तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। एन के साथ इन्वर्स रिलेशन है तो इन्वर्स का ग्राफ आ जाएगा।
इस तरीके का। तो ये चीज़ें भी आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, ठीक, नोट कर लो इसको। फिर आगे चलते हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या आया था, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और इसका क्या आ गया वेलोसिटी का 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन। बताओ, इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। तो अब क्या आ गया, रेडियस आ गई, वेलोसिटी आ गई, और क्या निकाल सकते हैं सर, एनर्जी निकाल सकते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी। तो पहले हम बात करेंगे एनर्जी की, और एनर्जी जो होती है वो कंट्रीब्यूशन होगा काइनेटिक एनर्जी का भी और पोटेंशियल एनर्जी का भी। तो पहले मैं आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना बता रहा हूँ। देखो, पहले हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट होगी सर? वही यार, मैंने कहा था उन्हीं दो रिलेशंस का यूज होगा बार बार। देखो, mv² अपॉन आर, और क्या होगा, देखो और क्या था, के ZE² अपॉन R², यही तो था। अब इसको सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो किसी तरीके से इसको क्या कर लिया जाए, हाफ mv² बना लो सर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। बना लो यार, फिर क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? देखो कैसे बनाए सर, कैसे बनाए, ये लो, एक आर से इसको कैंसिल कर दो, ये रहा आपका क्या, mv², और ये क्या है, के ZE² अपॉन आर, ठीक है, वो 2 है अपना। अब m को, है ना, m से मल्टीप्लाई कर दो इसको, m से क्या कर दो, मल्टीप्लाई दोनों साइड। तो ये कितना आ जाएगा, m²v², और ये कितना आ जाएगा, के ZE² और m, और डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। करना ही पड़ेगा सर, है ना। उसके बाद आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। कर देंगे सर, हाफ m²v², चलेगा क्या काम यहाँ से? बताओ, यहाँ से काम चलेगा क्या, देखना तो। के ZE² अपॉन m, मतलब 2r आ गया। हाफ mv² बनाना था सर, ये तो हाफ m²v² बन चुका है, ठीक है, mv²। तो mv² तो पहले से ही था, तो बस आपको क्या करना चाहिए था, हाफ और कर देना चाहिए था। आपने हाफ के चक्कर में सर इतनी कहानी कर दी है ना। ये लो, इनको हटाओ यहाँ से। क्या करना है हमें, केवल हाफ और भी लगा देते तो भी काम चल जाता। बता ही नहीं रहे यार, है ना, कहानी पूरी रायता फैल गया। तब कहाँ से बताएं सर, रिकॉर्डेड है लेक्चर, ठीक करो ना यार, वो लाइव वाले तक पहुँचाओ इसको, तभी तो लाइव होगा। कुछ क्राइटेरिया होता है, ऐसी थोड़ी लाइव हो जाता है। देखो, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ भी आ गया हाफ mv², और यहाँ पे भी आ गया हाफ के ZE² अपॉन आर, ठीक। यही तो है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ गया, हाफ के ZE² अपॉन आर। बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद हो गया, हाफ के ZE² अपॉन आर। जैसे रेडियस का डायरेक्टली अगर किसी ने एक्सप्रेशन पूछना है तो वो पूछ लेगा, उसी तरीके से ये काइनेटिक एनर्जी का है। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी भी पता होनी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी भी। ठीक है सर, निकालते हैं, आप कह रहे हो तो हाँ चलो, इतने ही अच्छे हो तो निकाल लो यार। क्या, पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअल में बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होता है वर्क डन, चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट के लिए लाने के लिए, है ना। वर्क डन ब्रिंगिंग चार्ज कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, है ना, और जो एनर्जी लगेगी उसी को आप क्या बोलते हो, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा वर्क डन, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, फिर उसको हम इंटीग्रेट करके बड़े डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेंगे। तो सर पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स होता है के
Q1 था ना ZE² और डिस्प्लेसमेंट कितना है dr है। अब अगर आपको पूरा इन्फिनिटी से पॉइंट तक निकालना है तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो उसके लिए आप क्या करते हो, इंटीग्रेट कर देते हो। कर देंगे सर। dr लिखा है ना, तो r वाला टर्म अंदर ले जाओ। इंटीग्रेशन तो आपको हल्का फुल्का आता होगा, बेसिक मैथ्स है यार, ये फिजिक्स में भी पढ़ाई होगी, मैथ्स में भी। नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है। अपना भी तो फर्ज बनता है सर, आपका कुछ हाँ बनता है। देखो अगर कुछ चीज ऐसे लिखी है x dx, ये सिंबल होता है किसका, इंटीग्रेशन का। ये सिंबल किसका होता है, इंटीग्रेशन का। तो जो पावर लिखी होती है ना बच्चों, उस पावर को आप 1 इंक्रीज कर देते हो, और जो पावर बन जाती है 1 इंक्रीज करने के बाद, उससे क्या कर देते हो, डिवाइड। तो ये आ जाता है। इसी तरीके से अगर कहीं पे लिखा है क्या, x² dx, तो ये क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ा देंगे सर, 2 + 1 3, डिवाइडेड बाय भी क्या हो जाएगा, 3। ठीक है। 1/x का तो डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन होता है log x, इसको तो भूलना ही नहीं है। अगर 1/x² dx आ गया सर, इसका क्या होगा, इसको पावर की फॉर्म में लिख लो आप। ये क्या आ गया, x की पावर -2 dx। अब आपको पता है क्या करना है, पावर को +1 कर देना है और उसी से नीचे डिवाइड कर देना है। इंटीग्रेशन याद आ गया, बताओ, इंटीग्रेशन समझ आ गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से आ गया सर समझ, इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे ही आप 1/r² को इंटीग्रेट करो। करते हैं सर। देखो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, ये क्या आ गया, अच्छा इसको वो करने का है, कॉपी है तो खत बढ़िया चीज। क्या सिलेक्ट कर रखा है सर आपने, ये खेल मत करो, ये खेलने का टाइम नहीं है सर, है ना। चल कॉपी हो गया, यहाँ से इसको हटा देना। ठीक, इसको रब कर रहा हूँ, तो हो भी नहीं रहा है। ये तो हो गया, ये जो कॉपी कर रखा है ना आपने, ये नहीं हट रहा है यहाँ से। चलो मैं इसको भी हटा दूंगा। देखो इसको भी हटाने का हमारे पास तरीका है ये। तो आपको क्या इंटीग्रेशन बता दिया मैंने, कैसे जो भी x का मतलब टर्म होगा, उसकी पावर आप क्या कर देना, उसकी पावर को 1 से इंक्रीज कर देना, और जो इंक्रीज पावर आई होगी उसी को फिर क्या कर देना, डिवाइड। ठीक, तो वहां से आपका काम बन जाएगा। चलो आ जाओ। पोटेंशियल एनर्जी को अब इंटीग्रेट करा रहे थे सर आप, हाँ ये देखो। तो इस वाली टर्म को तो क्या करो, बाहर छोड़ दो, जिसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो, और जो इंटीग्रेट हो सकता है उसको कहाँ ले जाओ, अंदर। ये लो, 1/r² dr का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है सर। r की पावर कितना है, -2, मतलब इसको अगर सही से लिख लोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा r की पावर -2। अब मैंने बता रखा है पावर को +1 करना होता है, पावर को क्या करना होता है, +1 कर देंगे सर। कौन सी दिक्कत आ रही है इसमें, देखो -2 +1, और फिर इसी पावर से आप क्या करना, डिवाइड कर देना, तो ये टर्म आ जाएगा। इसको सॉल्व करो तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, -2 + 1 -1, माइनस को बाहर ले आए, के ZE², और अपॉन में क्या आ जाएगा, r की पावर -2 + 1, r की पावर -1, और नीचे लाओगे तो r की पावर +1 हो जाएगा। बताओ ये समझ आ रहा है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आपके सामने, ½ k ZE²/r, और पोटेंशियल एनर्जी का भी है -k ZE²/r, दिख रहा है ना। अब टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करो, टोटल एनर्जी निकालने के लिए इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों एक्सप्रेशन याद रख लो, काइनेटिक एनर्जी का भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी का भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आपस में कोई रिलेशन है क्या सर इनके, आगे देखो है तो साइन को छोड़ दो, मैग्नीट्यूड वाइज देखो, तो जितना मैग्नीट्यूड इसका है, आधा मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी का है। तो सर ये भी तो कह सकते हो आप, जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो क्या है, या ये कह लो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। केवल अगर मैं पोटेंशियल वाइज, केवल अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं। और हम ये भी कह सकते हैं सर, जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये गलत लिख दिया मेरे हिसाब से, है ना,
क्या आना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी हाफ है पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ है पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये लिखो ना सर, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये रहा, ये ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कभी कभार। अब मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। बस करना क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐड कर दो। करो। चाय रख गए उस्ताद जी, है ना? चाय ठंडी होगी यार, ठंडी होगी तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक, मज़ा अब आएगा सर। फॉर्मूला तो आपने गायब कर दिया, मज़ा अब आएगा। मैंने कहा तुम्हें याद नहीं है फॉर्मूला? याद है? बताओ ईमानदारी से, याद है कि नहीं? हाँ सर याद तो है। आप बात कर रहे थे टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी निकालने का मतलब है आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करने वाले। मैंने कहा बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी कितना था? हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, याद तो है सर आपको। और ये कितना था? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये था कि नहीं था बताओ? यही था ना? हाँ सर यही था। ठीक है, फिर अब क्या बचता है इसमें? देखो, सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। आर का फॉर्मूला लगाओ, लगाओ तो आर का फॉर्मूला माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर। आर का फॉर्मूला कितना होता है? आर का होता है सर फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। बहुत बढ़िया यार, याद है तो। z यहाँ से ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये कितना आ गया? माइनस हाफ के जेड स्क्वायर ई स्क्वायर। यहाँ पे क्या चल रहा है? 0.529 और एन स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर दो जिन जिन की पुट कर सकते हो, z और n को छोड़ के, क्योंकि z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बदल सकता है सर, शेल नंबर बदल सकता है। बाकी चीज़ों की अगर आप वैल्यूज पुट करोगे सर तो ये आ जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यूनिट का बहुत ध्यान रखना। ये क्या आ गया? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है सर, किसी और यूनिट में पूछ लिया तो यार किलो जूल पर मोल में पूछ लेंगे आपसे, तो वहां हो जाएगा -1312 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और किलो जूल पर मोल। तो ध्यान रखना किस यूनिट में पूछा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पूछा है तो -13.6, और अगर किलो जूल पर मोल में बोला है तो 1312। ठीक है सर, ये आ गया समझ में। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कोई रिलेशन है क्या? ये देखो, ये रहा आपका टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी के हाफ ही है। मैग्नीट्यूड क्या सर? इसको वैसे ही हटा दो आप, देखो साइन भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा लो जी हटा सकते हैं, तो रेजर से अच्छा तो ये है, ले। ठीक है, नोट कर लो ये बात। फिर हम आगे बात करते हैं। और भी कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं क्या यहाँ से? देखो, उनकी शायद हेडिंग यहाँ बनाई नहीं होगी सर लोगों ने, मैं आपको बता देता हूँ। और क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो आप? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इतना नोट करो। और क्या फाइंड आउट कर सकते हो आप? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं सर, फिर बताते हैं कैसे आएगा टाइम पीरियड। आपने तो हेडिंग एनर्जी लिख रखी है यार। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो, चाय समाप्त कर दी हमने, आ जाओ। मंगाई नहीं थी? तुम कहो कहीं सर ये बीच बीच में आप अपने, है ना, खाने पीने के पदार्थ मंगाते रहते हो ना। मंगाई नहीं थी, ले आए वो, ठीक। मना कर दें, क्लास के बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। नो डिस्ट्रैक्शन, है ना। अब बात करनी है हमें इसकी, टाइम पीरियड की। भाई साहब बड़ा बोल्ड हो रखा है ये तो, अच्छा नहीं लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा बोल्ड है।
हटाओ उसको। बात किसकी करनी है? बात करनी है सर टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड मतलब कहीं ना कहीं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां हमने टाइम सुना है, ठीक है। आप कह रहे हो सर अब हम टाइम पीरियड पे बात करेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, याद नहीं करके आया हूँ मैं, क्योंकि देख लो इसकी हेडिंग नहीं है। देखो, टाइम पीरियड में स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूले याद रखना, 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है सर। स्पीड होती है यहाँ पे वेलोसिटी, डिस्टेंस सर्कुलर चक्कर काटता है 2πr, और ये रहा टाइम। मैं किसके संग वेरिएशन होगा वो दिखा रहा हूँ। तो ये क्या आ गया? 2πr अपॉन v। आर की वैल्यू पुट कर दो। आर किसके प्रोपोर्शनल होता है? बाकी 0.529 हटा दो तो सर एन स्क्वायर अपॉन जेड। और बी किसके होता है? जेड अपॉन एन के होता है। तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल आ रहा है सर आर अपॉन वी के। आर, आर की जगह ये लिख दो आप, फिर आर की जगह लिख दो एन स्क्वायर अपॉन जेड, और वी की जगह क्या लिख दो? जेड अपॉन एन, ठीक है। एन ऊपर जाएगा तो टाइम पीरियड का क्या आ जाएगा यहाँ से फॉर्मूला? एन स्क्वायर एन क्यूब, ये क्या हो जाएगा? एन क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर। तो टाइम पीरियड जो वेरी कर रहा है वो किस हिसाब से कर रहा है? एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। न्यूमेरिकल आ सकता है इस पे, है ना, अलग से हेडिंग नहीं है तो क्या हो गया। ऐसी वेलोसिटी, वेलोसिटी पे भी बात हो सकती है सर, वो सॉरी फ्रीक्वेंसी पे। तो आप पढ़ के आ चुके हो वेव थ्योरी में कि फ्रीक्वेंसी और टाइम दोनों की यूनिट क्या होती है? इनवर्स होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्स होती है किसके? टाइम के। तो जिस पे टाइम वेरी करेगा वो उसके इनवर्स, यानी कि जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। तो ये वेलोसिटी का वेरिएशन, वो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन है, और ये किसका है? टाइम पीरियड का है। ध्यान रखना न्यूमेरिकल आ सकता है इन पे भी, नोट कर लो इनको। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोहर मॉडल में कुछ और मॉडिफिकेशन हुए थे। हुए तो थे, समरफील्ड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किए थे। अब हम बात करेंगे, अच्छा अभी ये भी है, ये भी कर लेते हैं चलो। आयोनाइजेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। क्या होता है आयोनाइजेशन? सर आयोनाइजेशन सुना था जहाँ पे आयंस होते थे। तो आयंस कैसे बनेंगे? पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा? अगर सर कोई न्यूट्रल एटम है उसका आप इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाओ, तो मैंने कहा कहाँ ले जाएं? आपने कहा सर इन्फिनिटी पे ले जाओ। तो अगर इलेक्ट्रॉन रहा कहाँ होगा? मान लो ग्राउंड स्टेट में ही होते हैं अगर न्यूट्रल एटम है तो, ठीक है सर। तो N1 क्या है? 1, और N2 क्या है? इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब पहले वाले लेवल की एनर्जी से उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाना है? इन्फिनिटी पे ले जाना है। तो अगर सर आप आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हो तो आप ये कहना चाह रहे हो, अगर आप किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी पे बात कर रहे हो तो आप ये कहना चाह रहे हो सर कि उसका इलेक्ट्रॉन तुम कहाँ ले जाओ? इलेक्ट्रॉन टेकन फ्रॉम N1 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे आप ले जा रहे हो, ठीक है सर। आगे बात समझ में। तो एनर्जी कैसे निकालोगे? आयोनाइजेशन एनर्जी, यार आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी फिर इन्फिनिटी वाली एनर्जी और फर्स्ट ऑर्बिट वाली एनर्जी। तो इन्फिनिटी की तो क्या आ जाएगी वैल्यू? लगाओ वैल्यू, क्या होती है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। आप सर ये कह रहे हो एन की वैल्यू इन्फिनिटी, और उससे किसी को डिवाइड करोगे ना सर तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा फिर 0। तो यहाँ से कितना आ गया? 0 माइनस 13.6, एक माइनस इसका पहले वाला है, ठीक है। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। तो वैसे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी आ रही है? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। लेकिन अगर आप और सिंपल वर्ड्स में पूछो तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट लेवल वाली एनर्जी ही है, बस किस साइन के साथ? नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक है। फिर बात आती है सेपरेशन एनर्जी। क्या होती है सर? ये 2 वर्ड लिखे हैं ना आपने, तो सेपरेशन एनर्जी का क्या मतलब है? ठीक, सेपरेशन एनर्जी का मतलब बताता हूं मैं आपको। देखो,
सेपरेशन एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट शेल में ना हो, बाकी और कहीं भी हो, ठीक। वहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन कहाँ ले जा रहे हो, इन्फिनिटी पे, तो उस एनर्जी को आप क्या बोलते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हो, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम, है ना, इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जा रहे हो, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल, और वो एनर्जी लेवल कौन सा है, अदर देन ग्राउंड स्टेट, और कहाँ पे, अदर देन ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला, देखो यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा सर सेपरेशन एनर्जी का, इंफिनिटी पे ले जा रहे हो और पता नहीं कौन सी स्टेट पे से ले जा रहे हो, तो उसकी एनर्जी, है ना। तो सेपरेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस एनर्जी ऑफ दैट स्टेट। बताओ, समझ आ गया, आयोनाइजेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। देख लो, फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे ले जाना आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट शेल के अलावा इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे ले जाना सेपरेशन एनर्जी, ठीक है, नोट कर लो। देन नेक्स्ट देखो आप क्या है, देन सर नेक्स्ट है समरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोहर्स मॉडल, मतलब बोहर मॉडल को भी और खींचा गया सर। हाँ, बोहर ने तो केवल शेल की बात करी थी, समरफील्ड ने उसमें सब शेल्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब शेल के अंदर भी क्या है, एक और शेल है जिसको क्या कहा जाता है, सब शेल कहा जाता है। तो इनका क्या काम था, ठीक, इनका काम ये था कि ही का मतलब क्या, समरफील्ड, है ना, ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सब शेल्स इनसाइड शेल्स, है ना। इस बात को ध्यान रखना आप, उन्होंने क्या किया, शेल के अंदर भी सब शेल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। कितनी सब शेल्स होंगी, तो नंबर ऑफ सब शेल्स विल बी इक्वल टू शेल नंबर, नंबर ऑफ सब शेल्स किसके इक्वल होंगी, शेल नंबर के इक्वल, ठीक। फर्स्ट सब शेल विल बी स्फेरिकल, रेस्ट ऑल विल बी इलिप्टिकल। पहली क्या होगी, स्फेरिकल होगी, और बाकी क्या होंगी, इलिप्टिकल। सर ऐसे नहीं, एग्जाम्पल से समझाओ। देखो मैं बात कर रहा हूं आपसे सेकंड शेल की, ठीक। तो सेकंड शेल में कितनी सब शेल्स आ जाएंगे, ठीक है, तो सेकंड शेल में आ जाएंगे क्या, दो सब शेल, ठीक। सेकंड शेल विल हैव टू सब शेल्स in which one will be of spherical shape और दूसरा कैसा होगा, elliptical, and other one will be elliptical। तो शेप की बात भी कर दी उन्होंने उसके, और किसकी बात कर दी, कितने होंगे, नंबर की। बता, समरफील्ड की बात समझ आई। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स इन बोहर मॉडल, तो आंसर क्या होगा, समरफील्ड होगा, ठीक। नोट करो इसको। फिर हम बोहर्स मॉडल की लिमिटेशन पे बात करते हैं और जल्दी से अपने क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। आपकी बारी आने वाली है बच्चों। लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल, क्या लिमिटेशन है बोहर्स मॉडल की। सबसे पहली बात, ये जो है ना, ये स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाए मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का। तो बोहर्स मॉडल की पहली लिमिटेशन क्या है, इट वॉज, साथ साथ लिखो, कुछ भी ऐसा नहीं है पहले से छाप के लाऊं, सब तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ ताकि तुम भी साथ साथ नोट्स बनाओ। हाँ सर बनाते हैं, हर बार आप एक ही बात बोलते हो। चलो, इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द
स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, है ना, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का स्पेक्ट्रा उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। दूसरी बात, जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, आपने लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जा रही थी, स्प्लिट क्यों हो रही थी, उसका भी इनके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक, तो ही वॉज अनेबल, किस लिए, ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन splitting of spectral lines in presence of magnetic field and electric field, magnetic field and electric field known as, इसे एक ऐसा इफेक्ट पढ़ा गया है, स्पेक्ट्रल लाइंस अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो जाती हैं तो उसको जीमैन इफेक्ट बोला जाता है। ZM से याद कर लो, है ना, जीमैन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड वाला है, नोन एज, मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, जीमैन इफेक्ट, ये है ये अपना, ठीक, एंड स्टार्क इफेक्ट रिस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो है सर स्टार्क इफेक्ट, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में है जीमन इफेक्ट। ठीक, ध्यान रखना, रिस्पेक्टिवली लिख दे रहा हूं मैं ताकि आप रिलेट कर पाओ। बताओ, जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो जीमन इफेक्ट है सर स्पेक्ट्रल ऑफ, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और स्टार्क इफेक्ट है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर, देन बात करते हैं हम किसकी, और लिमिटेशन क्या थी। ठीक, तो स्पेक्ट्रा वाली बात हो गई, डुअल नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली अपना किस पे रहेगा, डुअल नेचर पे, है ना, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बताओ, बोहर मॉडल की लिमिटेशन याद रहेंगी ना आपको, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का स्पेक्ट्रा, उन स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, साथ ही साथ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, दैट इज वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो यहाँ पे अपना थ्योरेटिकल काम खत्म हुआ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जल्दी से नोट करो, है ना, और क्वेश्चंस आप लोग भी पॉज करके साथ साथ ट्राई करोगे। आ जाओ सर, तैयार हैं हम, अभी तैयार ही बैठे थे सर, आओ देखो, क्वेश्चन दिख रहा है, कंप्लीट दिख रहा है सर, डी सेलेक्ट करो। थोड़ा सा है ना साइज का इशू है इनका, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बताओ, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल। ठीक है, इट्स एनर्जी इन द थर्ड बोहर ऑर्बिट इज, कोई बात नहीं जी, फर्स्ट की दे रखी है ना। अब मैं यहाँ से आपको एक और बात बता देता हूँ, जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े उसमें ये जो टर्म आ रहा था, ये मतलब ये हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल के लिए था। जैसे कि अगर मैं इसी को फॉर हाइड्रोजन एटम फर्स्ट शेल के लिए वैल्यूज पुट करूं तो z कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा सर, है ना, z कितना आ जाएगा 1, और n भी कितना आ जाएगा 1। तो एनर्जी जो आ जाएगी वो आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो z स्क्वायर n स्क्वायर के अलावा जो है वो क्या है, हाइड्रोजन की एनर्जी है फर्स्ट सेल वाली। ठीक, तो इसी की हेल्प लेते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें क्या दे रखा है, हमें एनर्जी दे रखी है हाइड्रोजन की कितनी, -2.18
इंटू 10⁻⁻18 जूल। मतलब ये फर्स्ट के लिए है। अब वो किसकी बात कर रहे हैं, पूछ किसके ले रहे हैं आपसे, भाई इसी साल का क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल ताजा तरीन एकदम। बात हो रही है थर्ड बोहर ऑर्बिट की, यानी कि n की वैल्यू 3 लगा दो, 2.18 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो चाहे थर्ड हो चाहे फर्स्ट हो, z की वैल्यू तो क्या रहेगी 1 और n की ये कह रहे हैं 3, पुट कर दो तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, 3 का स्क्वायर 9। तो जो पहले वाली एनर्जी थी ना, नई वाली एनर्जी, उसके क्या हो जाएगी 1/9, क्या हो जाएगी 1/9। बताओ कितना टाइम लगा, 4 नंबर तुम्हारे चुटकियों में है ना। तो एनर्जी का देखो रिलेशन ध्यान रखना, वो ध्यान नहीं होता तो फिर काम नहीं चलता। एटलीस्ट इसके साथ वो वेरी कर रहा है, ई वेरीज विद जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो वो तो ध्यान रख ही सकते हो। चलो धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे क्वेश्चंस पे, चलो आ जाओ। द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ इज x। ठीक है सर, रेडियस का है तो जल्दी से आप मुझे रेडियस का फॉर्मूला बता दो। रेडियस का फॉर्मूला था सर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और यूनिट क्या थी, एंगस्ट्रम थी। यहाँ देखो सर क्या दिया है, यहाँ दिया है कि Li2+ की सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस कितनी है x, और पूछी किसकी है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ की। ऐसे क्वेश्चंस को आप डिवाइड करके कर लिया करो, जैसे ये कह रहे हैं ना रेडियस किसकी, Li2+ की, और कौन सी रेडियस, सेकेंड ऑर्बिट वाली, तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा 0.529। आप केवल ये चीज लिख के बता दे रहा हूँ 0.529। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4, और लिथियम का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम कितना हो जाएगा 3। देन बात कर रहे हैं हम बेरिलियम 3+ के लिए, ये भी मोनो इलेक्ट्रॉन है, मोनो इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई होता है उसके थर्ड ऑर्बिट की, तो ये कितनी है 0.529, थर्ड ऑर्बिट मतलब 3 का स्क्वायर 9, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4। इन दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को क्या करो डिवाइड। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है x, इसकी पूछ रखी है, ठीक, वैल्यूज पुट करो x, इसकी सपोज करो मैं y मान लेता हूँ, और इसकी मैंने y लेट कर ली, यही हमें फाइंड करनी है। ठीक, ये क्या वैल्यूज पुट करो 0.529 इंटू 4/3, और यहाँ से कितना आ रहा है 0.529 इंटू कितना है 9/4, ये तो कैंसिल हो जाएगा सर। ठीक, तो ये आ रहा है x/y, और यहाँ से कितना आ रहा है 4/3 डिवाइडेड बाय 9/4 मल्टीप्लाई बाय 4/9, यानी कि ये आ रहा है सर 16/27। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ जाएगी 27/16x। बताओ है ऐसा ऑप्शन, हाँ सर ये रहा, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी देखो 2023 का इसी साल का क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था, जैन में जो हुआ था। तो होप मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी जो फर्स्ट अटेम्प्ट होने के चांसेस है वो जैन में है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम फेब से अप्रैल बोला गया है, फेब से मार्च, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जैन, सेकेंड अप्रैल, उसके बीच में एग्जाम नहीं हो सकता। ठीक सर, आ गया समझ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कितना है, इफ द रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r3 एंड द रेडियस ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट इज r4। तो क्या पूछा है आपसे, रिलेशन पूछी है। ठीक, 1-2 मिनट के लिए है ना पॉज करते हैं क्योंकि लाइट गई हुई है। चलो ये ऑटो फोकस रह रखा है, 1-2 मिनट वेट करते हैं। क्वेश्चन तो दिख रहा है आपको, मैं बोल दे रहा हूँ, इफ द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r3। ठीक, तो थर्ड बोहर ऑर्बिट की रेडियस r3 है, फोर्थ की r4। आपको r3 और r4 में क्या बताना है, रिलेशन बताना है, करो आप लोग। ठीक है, ऑप्शंस मैच कर लेना, 1 मिनट मुश्किल से वेट करना पड़ेगा। ठीक है, लो आ गई, कर दिया क्या, आपने 1 मिनट कहा था, सही 10-15 सेकंड में आ गई। कोई बात नहीं, अब कर लो, आ जाओ।
इतना तो मैं विश्वास कर सकता हूँ ना, तुम पॉज करके ट्राई कर रहे होगे, नहीं हुआ फिर देख लेंगे, वो अपना हेडेक है, बट एक बार ट्राई तो करो। ठीक। चल।
सॉल्व करो। आपको आप करके आप बात
टू आउट द
आपसे क्या कहानी बाकी सॉल्व कर लेट आर की आर की वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू
हार की हार का हार की बात कर कॉल कर आसपास